सफा पलटते हुए देर नहीं लगती। कश्मीर का सौदा नामंजूर। इमरान खान बन गई। कल किसकी तकरीर सुन के 11 दफा कमर जावेद बाजवा साहब का नवाज शरीफ साहब आपने नाम लिया है। ये हमला जनरल बाजवा पे नहीं, ये पाकिस्तानी फौज पे हमला है। गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने की बात की है। जो कुछ हिंदुस्तान ने कश्मीर के साथ किया है, क्या तुम उसका जवाब फराहम नहीं करोगे? आपने अपॉइंट किया, आप एक्सटेंशन में शरीक थे। ये कोशिश कर रहा है अदालतों के अंदर इंतशार फैलाए, ये कोशिश कर रहा है फौज के अंदर इंतशार फैलाए। तुम वापस आओ तो मैं देखता हूँ तुम्हें हम कैसे रखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। गालिब ने कहा था, मिर्ज़ा गालिब ने, कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दर्द की दवा करे कोई। अजीब सूरत हाल पैदा हो गई है। कोई तो बड़ा हो जो कम अज़ कम हालात को किसी डायरेक्शन की तरफ लेके जाए। शेख रशीद अहमद ने आज कहा कि तबले जंग बच चुका है। कोई तो ऐसा हो जो कम अज़ कम इस मुल्क के अंदर इस तसादम को रोके, इस टकराव को रोके। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज कहा कि नवाज शरीफ इदारों के अंदर इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई तो हो कम अज़ कम ऐसे हालात पैदा करे कि कोई इंतशार पैदा ना कर सके, बल्कि बकौल लॉ मिनिस्टर बैरिस्टर साहब के कि कोई रेड लाइंस क्रॉस ना कर सके। हम ये भी देख रहे हैं कि महंगाई की वजह से अवाम का जीना महाल हो गया। कोई तो हो कम अज़ कम जो कीमतों को कंट्रोल करे। कल से जब से पीडीएम का जलसा हुआ गुजरांवाला का, तो आज सारा दिन वफाकी वुज़रा की तरफ से बयानात आते रहे और फिर वज़ीर आज़म की तकरीर आ गई। मीडिया ने जो जो चीज़ें नहीं दिखाई थीं वो हुकूमत ने सारी बता दी आवाम को कि नवाज शरीफ ने क्या कहा और नवाज शरीफ को क्या नहीं कहना चाहिए था। ऑब्वियसली मुल्क का सियासी माहौल बहुत गर्म है, सख्त तनाव है। अब वो रेड लाइन्स वाली बात जो बैरिस्टर फरोग नसीम कर रहे थे वो क्रॉस हो रही हैं। कौन यहाँ पर मना करेगा सब एक्टर्स को कि इतना ना आगे बढ़ें कि कम अज़ कम जो हमारे जवान हैं, हमारे अफसरान हैं, 22 लोग शहीद हो गए गुज़श्ता 5 दिनों में, लेकिन हम तो इधर ही लगे हुए हैं। ये मेरे मौज़ूआत हैं। बहुत ही मुअज़्ज़ज़ पैनल मेरे साथ है, मैं तारफ़ करा देता हूँ। हमें ज्वाइन किया है बेगम तहमीना दुल्ताना साहिबा ने, नून लीग की मरकज़ी रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया बेगम साहिबा, बड़े अरसे के बाद आपने वक्त दिया और जब पार्टी के मुश्किल वक्त आया है तो यकीनन आप सामने आई हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अली मोहम्मद खान साहब, वज़ीर ममलिकत हैं और बहुत सेन बातें करते हैं, ऑब्जेक्टिव बातें करते हैं। बहुत शुक्रिया अली खान साहब, आपने वक्त दिया। डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा पीपल्स पार्टी की मरकज़ी रहनुमा हैं, नपी तुली बात करती हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने वक्त दिया। बेगम तहमीना दुल्ताना साहिबा, चूँकि वुज़रा भी बोलते रहे और वज़ीर आज़म भी आज बोले, तो मैं आप ही से आगाज़ करता हूँ। जिस नैरेटिव के बारे में नवाज शरीफ ने बातें की, उस नैरेटिव के बारे में आज कहा गया कि ये तो नरेंद्र मोदी का नैरेटिव है, ये पाकिस्तान का नैरेटिव नहीं है, ये उन गैर मुल्कों का नैरेटिव है जो पाकिस्तान को तबाह करना चाहते हैं। तो रेड लाइंस तो क्रॉस हो रही हैं। फिर बात की जाती है कि हम नरेंद्र मोदी का नैरेटिव की बात करते हैं। मैं यहाँ पर एक बात करना चाहूंगी। जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंडिया के ने आके इंदिरा गांधी साहिबा को, जो प्राइम मिनिस्टर थी उस वक्त, उनको आके कहा कि हमने ईस्ट पाकिस्तान को विन करके आए हैं, तो इंदिरा गांधी ने कहा यू आर फायर्ड, आप नहीं जीते, इट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द प्राइम मिनिस्टर जो जीती है ईस्ट पाकिस्तान को और उसको बांग्लादेश बनाया है, आपने नहीं। उसी वक्त उसने उसको फायर किया, वो कोर्ट में गया तो उसको कहा गया कि नहीं, प्राइम मिनिस्टर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इज द लीडर जो हमेशा लीड करती है असेंबली में, और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक शी इज द हेड। हेड को हमने डिसाइड करना है इस मुल्क में कौन लीड करता है। अगर हम जमहूरियत चाहते हैं तो हमें फाइनली सोचना पड़ेगा कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने
बनाई एट द टाइम ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो साहब इन 1973, उस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूशन बनी, क्या हम उस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलेंगे या कि एक ये भी बेगम साहिबा एक हकीकत है, ये भी हमारी तारीख का हिस्सा है कि 12 अक्टूबर 1999 से पहले भी तो यही कॉन्स्टिट्यूशन था। जी, मैं एक बात करना चाहती हूँ जी कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को बार बार हमने उसको फाड़ के फेंक दिया। अब वक्त आ गया है कि क्या हम चाहते हैं जिस तरह दूसरे ममालिक में जमहूरियत है कि पाकिस्तान में भी जमहूरियत हो। मियां नवाज शरीफ इंडिया की बात नहीं कर रहे, वो कश्मीर जौन सा है वो हिंदुस्तान को देने की बात नहीं कर रहे। वो ये बात नहीं कर रहे कि मैं बार बार मोदी को फोन करता हूं और वो जवाब नहीं देता है। इज्जत पाकिस्तान की वो है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी यहां पर खुद आए और मिले प्राइम मिनिस्टर को। वाजपेयी साहब बस पे बैठ के आए और मिले प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को। बात ये होती है, चले इधर रुकिएगा, इधर रुकिएगा। अली मोहम्मद खान साहब, ये बात भी आपने सुनी, पहले भी आप बातें सुनते हैं। वजीर आजम कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ फौज और अदलिया में इंतशार पैदा कर रहे हैं। अगर वाकई ऐसा है तो हुकूमत की तो जिम्मेदारी होती है कि वो इदारों का एहतराम को यकीनी बनाए। पॉलिटिकल मीन्स होते हैं, आप तो पॉलिटिशियन हैं, आप अच्छी बात करते हैं, पार्लियामेंट है, लेकिन क्यों ऐसा वक्त आ रहा है कि लोग रेड लाइंस क्रॉस कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबiyyin सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया शौकत साहब। कल जब जैसा अभी इनका चला था और मियां साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने तकरीर नहीं की थी, तो मैं इसको एक हुकूमत मुखालिफ तहरीक के तौर पर ही देख रहा था। और ठीक है, 11 जमातें इकट्ठी हुई, उस तरह से क्राउड इकट्ठा ना हो सका जो 11 जमातों को, खासकर 2, 3, 4 बड़ी जमातें उसमें जो शामिल थी, जो रेलिवेंट है, तो बड़ा क्राउड होना चाहिए था, इससे ज्यादा होना चाहिए था। लेकिन चलिए, ये एक डिबेटेबल बात है, ये कहेंगे बहुत ज्यादा था, हम कहेंगे नहीं, इससे ज्यादा होना चाहिए था। हालांकि पाकिस्तान में अगर बड़े क्राउड को इकट्ठे किए हैं तो तरीके हिसाब से बड़े किसी ने नहीं किए। हालिया तारीख में सबसे बड़ा क्राउड ही 30 अक्टूबर 2011 का था, लाहौर मीनार पाकिस्तान का, या फिर राइवल मार्च जो हमारा था, अड्डा प्लॉट का जलसा, पाकिस्तान की तारीख की बड़े जलसों में से एक था। लेकिन ये एक पॉलिटिकल डिबेट है, डिस्कशन है। लेकिन जो मियां नवाज शरीफ ने तकरीर की है, यकीन करें कोई भी जी शऊर शख्स अपने होश और हवास में एज ए साबिक प्राइम मिनिस्टर ऐसी बातें नहीं कर सकता। आप एक सियासी हुकूमत को जरूर आप हर्फ तनकीद बनाएं, हमारी परफॉर्मेंस को बनाएं, आप इवन रिगिंग की बात करें, आप कहें कि भी इलेक्शन चोरी हुआ, फलाना हुआ, ये हुआ। आप सियासत में फौज के किरदार पे भी बात कर लें, अगर आपका बड़ा दिल है फौज को जो है रगड़ने का, कर लें बात। लेकिन जो आपने फौज की पेशवराना सलाहियत पे भी हर्फ उठाया है, उस पर भी क्वेश्चन मार्क उठाए हैं, ये एक ऐसी चीज है जिससे मैं समझता हूँ हर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी के और बशमूलियत उनके कारकुनों के दुख पहुंचा है। वो क्या है? 71 की जंग का हवाला देकर सारा ब्लेम उन पर डाला। उसी तरह फिर ये कहना कि सियासत में तो आपका एक रोल है। एक आर्ग्यूमेंट ये भी है, एक आर्ग्यूमेंट एक ये भी है, और आपने भी इशारा किया कि अगर मौजूदा हुकूमत 2-2.5 साल में परफॉर्म करती, इतनी महंगाई ना होती, इकानमी इतनी बुरी ना होती, माइनस में जीडीपी ना आ जाती, तो शायद फौज पे बातें ना होती। जो गुस्सा है वो सारा आपकी हुकूमत की गलत परफॉर्मेंस पे, गलत पॉलिसी पे, नाकिस कारकर्दगी की वजह से फौज पे मलबा चल रहा है। पराजो साहब, आप अब इनको जो है वैसी फेस सेविंग ना दें। 71 की जंग जब हो रही थी तो आप और मैं तो शायद पैदा ही नहीं हुए थे। 71 की जंग में इमरान खान का कोई रोल नहीं है, उसका ब्लेम पाक फौज पे डालना, फिर ये कहना कि आप काश आप पाकिस्तान के दिफा के लिए भी कारनामा सर अंजाम देते, इस तरह की बातें करना, और फिर ये कहना कि पूरी कौम जो है वो सीसा पिलाई दीवार के तौर पर खड़ी हो जाए, ये अल्फाज अदा किए हैं। ये कैसे कोई कर सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? एंड दैट टू फॉर एन एक्स 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर वाज ही इन हिज ओन सेंसेस। ये सियासत आपकी रियासत से बड़ी है। आप हुकूमत को हरफ तनकीद बनाए, रियासत को ना बनाए।
आप रियासती इदारों को इधर रुकिए, ये बड़ी अच्छी बात है। क्या कुर्बानियां दी हैं आपके खानदान ने? कौन सा आपका खानदान का बंदा पाक फौज के लिए और पाकिस्तान के लिए शहीद हुआ है? जिस तरह से आपने आज एक बयानिया बनाने की कोशिश की है, मैं समझता हूं वक्त आ गया है कि मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक्सप्लेन करें कि क्या वो इस बयानिए के साथ खड़े। हाँ बिल्कुल, सियासत में फौज के किरदार के हम भी ये मैं जवाब दे रहा हूं। आप इधर रुकिए, ये जो आपने क्वेश्चन छोड़ा है बड़ा वैलिड है। मैं यही डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा की तरफ जाता हूं। डॉक्टर साहिबा, अब कल कराची में जलसा है और आप ज़ाहिर है इस वक्त जलसे के इंतजामात भी देख रही हैं, इसीलिए आप टेलीफोन पर हमारे साथ मौजूद हैं। अली खान कह रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को सोचना चाहिए कि वो इस बयानिए के साथ खड़े हैं या डिस्टेंस करेंगे। कल जब तकारीर होंगी, कल ज़ाहिर है फिर आपकी क़यादत इकट्ठी होगी, यही बयानिया चलेगा, उधर भी जो गुजरांवाला में चला है। देखिए, बयानिया तो बहुत सिंपल है, मुझे नहीं पता इनको समझ में क्यों नहीं आ रही और क्यों चीजों को ड्रैग कर रहे हैं किसी और डायरेक्शन में। पहले तो मैं आज जो प्राइम मिनिस्टर मैं कहूं या कुछ और हवास किसी और की प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, आज खुद जो एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर हैं उनका होशो हवास था, किस किस्म की वो तकरीर कर रहे थे, लग रहे थे कि वो प्राइम मिनिस्टर है या खुद एक मेंबर है टाइगर फोर्स के। मसलन क्या गलत बात वो बात कर रहे थे कि किस किस्म की ये कोई प्राइम मिनिस्टर की तकरीर होती है, जिस किस्म की उन्होंने एक सर्कस की उन्होंने वो बात कर रहे थे, जिस तरीके से वो रिस्पॉन्सेस दे रहे थे। तो ये हमारे, जब खुद आप प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस को डिमीन करेंगे और फिर आप जो सवाल ऑपोजिशन ने रेज किया, आप छोड़ दें कि एक वजीर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, वो उनकी जाती राय है। आप जो इश्यूज हमने रेज किए हैं, हमारे एलानिया जो एक रिटन टेक्स्ट है उसके ऊपर, या फिर आप हमें सिर्फ ये बता दें कि 260 रुपए किलो मुर्गी है, 180 रुपए आपके हमारे जो इस वक्त अंडों की कीमत है, जो चीनी है, आटा है, उसका जवाब दें हमें कि महंगाई जो उरूज पर है उसका आप हमें जवाब दें। आप हमें जवाब दें कि आपने मुल्क को जो उसकी सकूत कश्मीर का आप हमें जवाब दें, सकूत PIA का हमें जवाब दें। बताएं लेडी हेल्थ वर्कर्स क्यों मारी मारी फिर रहे हैं, उनके क्यों नहीं मसले हल हो रहे हैं। बताएं कि करोड़ों लोग बेरोजगार कैसे हुए हैं। बताएं कि कारखाने कैसे बंद हुए हैं। बताएं कि कोरोना वायरस क्यों नहीं, अभी आप ये कह रहे हैं सेकंड वेव है, क्यों नहीं आप कंट्रोल कर पाए हैं। बताएं कि आपने टिड्डी दल के ऊपर क्यों नहीं कंट्रोल किया, कितना नुकसान हुआ। बताएं कि आपने 2-2.5 साल में इस मुल्क के लिए क्या किया है। ये हमारे सवाल है। आज उन्होंने तस्लीम किया हो जाते हैं जनरल। डॉक्टर साहब महंगाई को हुकूमत मान रही है, जो महंगाई बढ़ी है वो तो मानते हैं इस चीज को। अगर आप आज जो बातें वजीर आजम ने की, क्या उन्होंने खुद फौज को नहीं कॉन्ट्रोवर्शियल बनाया? उस दिन जो उन्होंने बात की, जो ISF के साथ उन्होंने बात की, क्या उन्होंने खुद फौज को नहीं कॉन्ट्रोवर्शियल बनाया? कौन बना रहा है फौज को कॉन्ट्रोवर्शियल? ये फौज को कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं बना रहे कि वो तस्वीरें ले लेकर वो अपने इलेक्शन के पोस्टर्स लगवा लेते हैं एज इफ उन्होंने फौज को। इधर रुकिएगा, मुझे डॉक्टर साहब ब्रेक लेना है, आप इधर रुकिएगा, ब्रेक लेना है नाज़रीन। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। तकारीर कल भी हुई, आज भी सारा दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई, कल फिर जलसा है। ये सिलसिला कहां जाएगा? कोई इस सिलसिले को किसी डायरेक्शन में नहीं डाल सकता जिसमें किसी के ऊपर हर्फ ना आए। और पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरियत का ख्वाब है, आइन की हुक्मरानी का ख्वाब है, हर एक के अपने एम्बिशंस, अपने ड्रीम्स होते हैं। कैसे इसको रिकंसाइल किया जाए, ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर नफीसा शाह चूंकि कराची जलसे के इंतजामात के लिए मसरूफ हैं, तो चौधरी कमरुज़्ज़मान कायरा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वस्ती पंजाब पीपल्स पार्टी के सदर हैं। बहुत शुक्रिया कायरा साहब। बेगम तहमीना दुल्ताना साहबा, जो भी बात हो, आपने अपने आर्गूमेंट दे रहे हैं और हुकूमत की तरफ से अपने आर्गूमेंट्स हैं, लेकिन शेख रशीद ये भी कह रहे हैं कि नून लीग पर इस वजह से पाबंदी भी लग सकती है। तो ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज बन रहा है आपके लिए। नहीं, मेरा मतलब है, खुद कहते हैं जमहूरियत है और एक आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं।
एक बात सुनने के लिए तैयार नहीं। क्या बात है? या तो कहें, फिर ओपनली कहें कि मार्शल लॉ है, जो बोलेगा उसको बंद कर देंगे। मैं तो हर जलसे में अपना बैग, अपनी बाल्टी, अपना मौसवेल, अपने कपड़े और अपना मग्गा लेके जाती हूं कि किसी वक्त भी हम लोगों को पकड़ लेंगे। मगर एक बात है, पकड़ लें, मगर एक चीज याद रखें ये सब, हम जब तक जमहूरियत नहीं आएगी इस मुल्क में, हम लड़ते रहेंगे और लड़ते रहेंगे। और जो नवाज शरीफ कह रहा है, हम सब लोग जो मुस्लिम लीग एन के हैं, हम 100% मियां साहब के साथ हैं और वो गलत बात नहीं कर रहे। इस मुल्क में देखना है कि हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हैं या हम किसी अदारे के नीचे हैं। हमने ये डिसाइड करना है इस दफा, और इस मुल्क को जमहूरी मुल्क बनाना है। अल्लाह हर दिल के अंदर रहता है। इस वक्त एक गरीब आदमी 10 रुपए की रोटी नहीं खा सकता जिसकी 18,000 तनख्वाह है, और आम आदमी की 16 और 18,000 तनख्वाह है। उसके अगर 2 से 4 बच्चे हैं या उसके माँ बाप भी हैं, मुझे बताएं वो कैसे पूरा करेगा? उसकी बीवी भी अगर साथ के घर में जाके बर्तन धोती है, कपड़े धोती है, तो मुझे बताएं वो कैसे पूरा करेगा? हम तो उस गरीब आदमी के लिए लड़ रहे हैं। मैं बात सुने, मैं अमीरों की लड़ाई के अंदर नहीं हूं, मैं उस गरीब आदमी के लिए लड़ रही हूं जो रात को पानी के अंदर डुबो के रोटी खाता है। मैं उस गरीब आदमी के लिए जो पाकिस्तान या बिहाड़ी में बैठ के खाता है, मैं उस गरीब आदमी के लिए लड़ रही हूं। चले इधर रुकिए प्लीज। महंगाई तो है, इसमें कोई शक नहीं है और हुकूमत भी मानती है। कायरा साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। वजीर आजम साहब ने आज तकरीर की, गुज़श्ता रात के जलसे में होने वाली तकरीरों का जवाब दिया और ज्यादा फोकस उनका मियां नवाज शरीफ पे रहा। वो अदालतों को अपील कर रहे हैं कि इनके करप्शन के केसेस का जल्द फैसला किया जाए। वो नैब को भी कह रहे हैं। तो आप लोग नैब के बारे में शिकायत रखते हैं, वजीर आजम भी शिकायत रखते हैं। वजीर आजम कहते हैं कि नहीं, ये जो जब इनको वापस लाया जाएगा तो इनको आम आदमी की तरह जेल में रखेंगे, कोई वीआईपी नहीं रखेंगे। तो लाइंस ड्रॉ हो गई, तसादम, कॉन्फ्रंट्रेशन। कायरा साहब, हम जा किधर रहे हैं फिर? साहब बहुत शुक्रिया। पहली गुजारिश तो ये है कि कॉन्फ्रंट्रेशन कौन कर रहा? पहले दिन से अपोजिशन की तरफ से बावजूद तहफ़्फ़ुज़ के कि इमरान खान साहब को इलेक्शन में जितवाया गया, इनको वजीर आजम बनवाया गया, इनके इत्तेहादी खड़े किए गए, वो इनके इत्तेहादी नहीं है। और आज एक इत्तेहादी छोड़ गए, दूसरे इत्तेहादी वजीर आजम का खाना खाने नहीं गए, कभी मुलाकात नहीं हुई, और वो किसी और के बंदे बंदे बैठे। तो ये तो इत्तेहाद तय हो गया ना कि इनको बनाया गया। अब सवाल ये है कि वजीर आजम साहब असेंबलियों के अंदर भी अपोजिशन को गालियां देते रहे, उनके वज़रा भी गालियां देते रहे। यानी मैं किसी शरीफ आदमी को, जो भी उसके अगर कोई कन्विक्टेड ना हो, तो मैं ऐसे कहूँ तुम चोर हो, तुम डाकू हो, तुम चोर हो, तुम डाकू, तो चोर और डाकू क्या किसी आम इस्तेलाह में इस्तेमाल किया जाता है? जब तक किसी के पास किसी के बारे में कोई सर्टेनिटी ना हो, तब तक आप किसी को ये इस तरह के इल्जाम तो नहीं दे सकते। अच्छा, आप देते रहे, आपने पाकिस्तान का सियासी लिसान बर्बाद किया। जो गुफ्तगू वजीर आजम अगर इस तरह की करेगा तो नीचे जो सोशल मीडिया वर्कर है वो तो नंगी मां बहन की गालियां देगा ना लोगों को, जिस तरह पीटीआई के लोग देते हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ, मेरी गुजारिश सुन ले। जो मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि इतनी ज्यादा कन्फ्रंट्रेशन, इतनी ज्यादा खरीद बन रही है। वजीर आजम ने तो आज कह दिया ना कि इनकी तकरीरों के बाद एक नया वजीर आजम जन्म ले रहा, एक नया इमरान खान आया है सामने। क्या मौला जट तकरीरें तो हुई, उन तकरीरों के जवाब में तकरीरें होगी। क्या मौला जट आ गया है? क्या मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ खत्म हो गया है? क्या अब इमरान खान साहब की ख्वाहिश के मुताबिक सारा कुछ होना है? अर्ज ये है, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने वैसे तो जो सारे वज़रा और हुकूमत के लोग बाकी तर्जुमान कह रहे थे कि कल के जलसों में भी बड़ी बदज़बानी की गई, वजीर आजम साहब को मुबारक हो, पीटीआई को मुबारक हो, उन्होंने बहुत ही आला जबान इस्तेमाल की है, बड़ी शुस्ता, बड़ी तहजीब याफ्ता, बड़ी आला, तो उनको मुबारक हो क्योंकि मुल्क का वजीर आजम ये कह रहा है। और जब वजीर आजम इस टोन और टेनर में बात कर रहा है तो उसके नीचे कारकुन क्या जबान इस्तेमाल करेंगे? यही होगा, नीचे गाली गलौच होगी। राजा साहब, गुजारिश ये है
वजीर आजम साहब ने कहा मैं नैब और अदालतों को कहता हूँ जी जी कि फैसले करें किसने रोका है उनको। अदालतों को किसी ने रोका हुआ है? क्या अदालतों को इस बात का नोटिस नहीं लेना चाहिए कि वजीर आजम पाकिस्तान उनको डायरेक्शन दे रहा है? और फिर उन्होंने उससे ज्यादा बढ़ के कहा, उन्होंने कहा नैब और उनको तो चले वो फैसले करें, लेकिन जो मेरे नीचे इदारे हैं, मेरे अंडर हैं, अब मैं उनको इस तरह मुनज़्ज़म करूंगा कि ये जितने लोग हैं वो सबको पकड़ के अंदर करें और इनको सीधा करके रख दें। इधर रुकिएगा, मैं जवाब ले लेता हूं। प्राचा साहब नहीं, मैं रुकूंगा नहीं, पहले मेरा मुक्ता निकल जाएगा। ये अदालत के हवाले से अपील कर रहे हैं, आप डिक्टेट कर रहे हैं। 1 मिनट मुझे दे, मैं जवाब ले लेता हूँ आपकी इसी बात का, मैं जवाब ले लेता हूँ। अली मोहम्मद खान साहब आपसे माजरत चाहूंगा, थैंक यू। आप एक मिनट मुझे दें। अली मोहम्मद खान साहब, अदालतें तो काम कर रही हैं अपनी जुरिस्डिक्शन के, अपनी इस्तात के मुताबिक, जो उनका मैकेनिज्म है उसके मुताबिक। नैब भी काम कर रही है, फिर आप लोगों को क्यों सेटिस्फैक्शन नहीं होती कि अदालत काम नहीं कर रही है, नैब उस तरह काम नहीं कर रहा? देखिए, अदालत पे तो कोई सवाल निशान नहीं है, लेकिन नैब पर बहरहाल क्वेश्चन मार्क जरूर मौजूद है और उस पर सिर्फ हुकूमत की नहीं, अपोजिशन की भी है। अपोजिशन का ये है कि हमें पकड़ा क्यों, और हमारा ये है कि जो जिस तरीके से रिकवरी होनी चाहिए थी उस तरीके से नहीं हुई। ज़ाहिर नैब के निज़ाम को मजीद तगड़ा करने की जरूरत है, प्रोसिक्यूशन सिस्टम को बेहतर करने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे देखें डिबेट क्या है और बात क्या बन रही है। अगर सियासी हुकूमत से इख्तिलाफ है, जो भी आपको इख्तिलाफ है, परफॉर्मेंस से मुतमईन नहीं है, आप उनकी फैसला साजी से मुतमईन नहीं है, उसके लिए आपके पास फोरम है। एक वो फोरम था जो कल आपने यूज किया, जो कल फिर आपने यूज करना, कि आपने अपना एक स्टेज बनाया, वहां आपने एक सियासी हुकूमत को तख्त बनाया अपना, उस पर आपने तंज और तहकीक के नश्तर चलाए तो चलाए। वो जब हम अपोजिशन में थे हम भी करते थे, जो हमें गलत लगता था उस पर बात करते थे, आपने भी की। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने रेस किया और मैं आपके सामने दोबारा इस प्रोग्राम में सेकंड टाइम रेस कर रहा हूं, वो क्या है? सियासत में एस्टैब्लिशमेंट के किरदार का कोई हामी नहीं रहा। इमरान खान साहब भी माजी में तनकीद करते रहे और मैं ये समझता हूं कि हम सब ये चाहते हैं कि सब लोग अपना अपना किरदार अदा करें। लेकिन कल मैंने जो नुक्ता रेस किया था वो दोबारा रेस कर रहा हूं कि कल मियां नवाज शरीफ ने न सिर्फ सियासत में फौज के किरदार पे एक तनकीद की, साथ में उन्होंने उनके पेशा वराना सलाहियतों पे सवालिया निशान उठाए और 71 का हवाला दिया। उसके साथ पाकिस्तान के दिफा को सही तौर पे ना करने का उनको एक जो है एक हवाला दिया कि आप सियासत में किरदार अदा करने के लिए पाकिस्तान को महफूज करें तो क्या अच्छी बात हो, उसको आप ना कर सकें। कल वैसे अली खान साहब, कल ये बातें हमने नहीं सुनी थी, लोगों ने नहीं सुनी थी, लेकिन आज आपकी तरफ से, काबीना की तरफ से, काबीना में बैठे शास की तरफ से सब बातें सामने आ गई। बहरहाल जहां मुझे ब्रेक लेना है, नाजरीन ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से खासी बातें हो रही हैं, इलेक्शन वहां पर होने वाले हैं, इंडिया की तरफ से भी अजीब सी बातें सुनने में आ रही हैं। हम एक लीगल एक्सपर्ट से भी बात करेंगे, कारा साहब इस वजारत के इंचार्ज भी रह चुके हैं। हम बात करेंगे जीबी के हवाले से भी और पाकिस्तान के अंदर सियासी माहौल पर, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, रूबरू प्रोग्राम आप देख रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल में तनाव की कैफियत, तसादम की कैफियत। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन भी होने वाले हैं, पाकिस्तान में भी इस हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी भी बात कर रहे हैं, नून लीग भी बात कर रही है, पीटीआई भी बात कर रही है, लेकिन भारतीय अदायम भी सामने आए हुए हैं। मैं जरूर चाह रहा था कि एक इंटरनेशनल लॉ के एक्सपर्ट से बात करूं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है शायान अहमद खान साहब ने। बहुत शुक्रिया शायान अहमद खान। ये फरमाइए कि अब भारत कश्मीर पे अपना दावा करता है, हालांकि सेक्रेटरी जनरल यूएन इधर आए थे तो उन्होंने कहा था कि कश्मीर पर करारदादें अभी तक वैलिड हैं। भारत कैसे ये दावा कर सकता है आलमी कानून के तहत? इसके जो एक्शंस हैं वो पर्टिकुलरली उस माइंडसेट से उन्होंने किए हैं जो 1945 से यूएन चार्टर से पहले के कवानीन चल रहे थे, यानी कि टेरिटोरियल एक्विजिशन, चीजें बाय फोर्स लेना। अब कश्मीर की जो टेरिटरी है उस पे प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन लगता है, जो कि हमारी अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशंस में भी पाया जाता है। तो लोगों की विशेस के बगैर इंडिया के जो भी एक्शंस है वो इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करते हैं। एंड आई थिंक
दी स्टेटमेंट्स इनको पॉलिटिकल रेटरिक के तौर पे लेना चाहिए, क्योंकि एक के बाद एक इंडिया जो एक्शंस कर रहा है वो सारे के सारे इंटरनेशनल लॉ को वायलेट किए चले जा रहे हैं। ये बताइए गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, जब महाराजा ने अपना इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन दिया उसके ठीक एक हफ्ते बाद गिलगित के बल्तिस्तान के लोगों ने तो जंगे आज़ादी लड़के अपनी आज़ादी छीनी। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें भी एक साल बाद में आई 48 में। तो अभी भारत की ये भी बयानात उनके वुज़रा के आ रहे हैं कि हमारा इलाका है, हम बाय फोर्स रिट्रीव करेंगे। ये इंटरनेशनल लॉ फेयर में ये किस हद तक आप देखते हैं कि गलत है? ये आई थिंक ये कहना कि जीबी के ऊपर इंडिया का क्लेम है, ना ही हिस्टोरिकली उसके कोई फैक्ट्स बनते हैं और ना ही सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस के अंडर भी कोई इसकी जस्टिफिकेशन बनती है। तो वंस अगेन, जिस तरह मैंने पहले आपसे जिक्र किया था, इंडिया बेसिकली जो अपने एक्शंस हैं उनको हैंडल नहीं कर पा रहा और अपनी अवाम का डिस्ट्रैक्शन की वजह से वो एक फर्दर टेरिटोरियल क्लेम लाना चाह रहे हैं ताकि वो अपना जो ब्लंडर जो कि 5 अगस्त को किया था उसको छुपा सकें। बहुत शुक्रिया शान अहमद खान साहब। अली खान, कल मियां मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी अपनी तकरीर में कहा कि गिलगित बल्तिस्तान को नया सूबा बनाने का जो मंसूबा पीटीआई का है उससे 5 अगस्त 2019 के भारतीय इक़दामात को जवाब मिलेगा। फिर बिलावल भुट्टो कहते हैं कि इलेक्शन में धांधली हुई तो मैं फिर इस्लामाबाद में आके मार्च करूंगा। कम अज कम इतनी तो एक इंश्योर कर दिया जाए कि एक बहुत इंतहाई सेंसिटिव सिक्योरिटी का मामला है, इस पे तो ऐसी बातें ना हो, सेटिस्फेक्शन हो लोगों की। देखिए, वो इंश्योर तो इलेक्शन कमीशन करेगी, वो उसमें आजाद है। हुकूमत की तरफ से उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है, इसकी यकीन दहानी मैं कराता हूँ। हमारा कोई अमल इस बात को साबित नहीं करता कि हमने वहां को इंटरफेरेंस किया है। मैं आपको सिंपल सी देखिए, बिलावल कल कह रहे थे 2 भाई हैं, जो पीटीआई में भाई है वो क्लियर हो गया, जो पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार है उसको रिजेक्ट कर दिया गया। देखिए, मैं गिलगित बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी में मौजूद था एक एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। मैंने एक एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में भी जाना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि उसको भी लोग ये रंग दे सकते हैं कि यहाँ पे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। हम तो इतना एहतियात है वो कर रहे हैं। बाकी अगर किसी के कागजात रद्द हुए हैं तो जाके सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन करे। लेकिन देखें, जब तक कुछ चीज सामने ना होना वाजे, एक दूसरे के खिलाफ इस तरह के बयान देना कि कश्मीर बेच दिया, फलाना कर दिया, ये कर दिया, हम सब मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है। लेकिन मसला तब वहां बनता है जब इस तरह का कोई बयान किसी पॉलिटिकल लीडर की तरफ से आता है, जो कल आया है मियां नवाज शरीफ की तरफ से, उसकी तो कोई डिफेंस ही नहीं है ना, उसका कोई जवाब ही नहीं है ना, उसका कोई बुनियाद है ना। और ये एक ऐसा काम है जिसकी कोई दलील नहीं है, जिसकी कोई डिफेंस नहीं है। किसी भी सूरत में आप इस तरह की बात कर ही नहीं सकते, इस तरह से आप डायरेक्टली एलिज कर ही नहीं सकते। और फिर आप पेशावाना सलाहियत पे भी क्वेश्चन मार्क करते हैं, जो कुर्बानियों को क्वेश्चन करते हैं। तो वो एक ऐसी डिबेट है जिसका कोई वो नहीं है। प्लीज बेगम साहिबा, एक रवायत रही है आजाद कश्मीर के हवाले से भी और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से भी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो जीबी में मेहदी शाह साहब चीफ मिनिस्टर बने थे, उनकी हुकूमत बनी थी। फिर आपकी पीएमएलएन की जब पाकिस्तान में हुकूमत बनी इस्लामाबाद में, तो उस वक्त हफीजुर रहमान साहब चीफ मिनिस्टर बने। यानी मरकज में जो हुकूमत होती है तकरीबन मैंडेट उधर से आता है। अब अगर पीटीआई अभी तो जीती नहीं है, पहले से क्यों इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि उधर धांधली हो जाएगी, उधर बोगस वोट डाले जाएंगे? अभी तो उधर हुई नहीं एक्सरसाइज ये। देखिए जी, मैं यहाँ एक बात करना चाहती हूँ। मेरा अपना बेटा वहां गया गिलगित में जी। और उससे पहले एहसन इकबाल साहब वहां गए और वहां पर पूरे धांधली के प्रोग्राम बन रहे हैं और बाय फोर्स जो मुस्लिम लीग के लोग हैं, मुस्लिम लीग एन के लोगों को बाय फोर्स पीटीआई में लिया जा रहा है। जो चीज का मालूम हो उसके बारे में तो बात करनी चाहिए ना। और एहसन इकबाल साहब, हमारा होटल है नारायण में, वो गिलगित से आए और वो वहां रहे। उन्होंने भी बताया कि बाय फोर्स ये काम हो रहे। इनको ये नहीं पता कि बाय फोर्स जो काम किए जाए उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते। इनको सिर्फ एक काम आता है कि ये इस वक्त जिन लोगों के साथ मिलके ये हुकूमत बना के बैठे हैं
वो सिर्फ डंडे को पकड़ के काम करना आता है न्याजी साहब को। न्याजी साहब को एक समझ होनी चाहिए कि पहले भी मुशर्रफ के साथ चाहिए, एक समझ होनी चाहिए कि बाय फोर्स सियासत नहीं होती, डरा धमका के सियासत नहीं होती। कई लोग खड़े हो जाते हैं और जब लोग खड़े हो जाएं तो फिर हुकूमत नहीं रहती। बहुत शुक्रिया बेगम तहमीना दुल्ताना साहबा, आपने वक्त दिया। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, आपने वक्त दिया। शायान अहमद खान साहब, आपका शुक्रिया। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब और डॉक्टर नफीसा शाह का भी शुक्रिया अदा करते हैं। कल अब फिर कराची में जलसा है। कराची में जलसे के हवाले से आज बिलावल भुट्टो जरदारी के तर्जमान सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर कह रहे थे कि ये एक अवामी रेफरेंडम होगा, ये गुजरांवाला के जलसे भी बड़ा जलसा होगा। अब देखना यह है कि कल के जलसे के बाद फिर क्या सूरत हाल बनती है, कैसी तकारीर होती हैं। जो मैं बात शुरू में कर रहा था कि कोई तो ऐसा हो जो बड़े का किरदार अदा करे। सियासत होनी चाहिए, सियासत करें, सियासत के लिए मैदान खुला है, लेकिन ये जो इदारों के दरमियान, इदारों के ऊपर हर्फ आता है और इंतशार फैलाने की कोशिशें, इनसे तो गुरेज किया जाना चाहिए। अपने मेजबान शौकत पराचा को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।